तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आज हम यहाँ पर देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का 24 फरवरी को होने वाला हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपका कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेना चाहिए और यहाँ पर आपको अपना नाम भी लिख लेना चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रोल नंबर और नाम सबसे पहले आपको लिखना है और आपके पेपर का कोड 901 होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो 801 DF इस कोड का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 होगी। 2025 के लिए हिंदी विषय का पूरा पेपर है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के फुल सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की हिंदी के साथ साथ में सभी विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अच्छे प्रकार से करवाई जा रही है। अब देखो, आपका जो पेपर होगा ना, उसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका होगा 70 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ से आपको निर्देश अच्छे प्रकार से जरूर पढ़ लेना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप सब लोग यहाँ से निर्देशों को अच्छे प्रकार से जरूर पढ़ लेना। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग निर्देश अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो इससे ये होगा कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा पेपर में कौन सी चीज़ किस प्रकार से आपको हल करनी है। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे प्रकार से हल जरूर कर लेने हैं। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन के आंसर को देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके बहुविकल्पी प्रश्न का खंड आ ये आपको दिया गया है। आप चलो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको देखना भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शुक्ल युग के। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, शुक्ल युग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। अगर देखा जाए ना, तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यहाँ से आपको लिख देना चिंतामणि जो है ना निबंध है। क्या है, निबंध। तो यहाँ से आपको निबंध लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 पूछा, गबन किसकी रचना है। देखिएगा गबन जो है ना किसकी रचना है, यहाँ से आपको देख लेना है मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी की। तो देखो गबन जो है ना मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद रखना है इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि पूछा गया है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो देखो शुक्ल युग की समयावधि क्या होगी, 1919 से 1938 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर का इसका राइट आंसर है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देख देना है, ये जो ना आत्मकथा है। क्या लिखोगे यहाँ से, आत्मकथा, यहाँ से आपको लिख देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पेपर अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार का पेपर लगभग आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली लगभग इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। जी हाँ, आपको ये बताना कि प्रिय प्रवास जो रचना है ना, वो किस युग की है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। प्रिय प्रवास जो है ना द्विवेदी युग की रचना है, यहाँ से आपको द्विवेदी युग लिख देना है। ठीक है,
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मधुशाला किसकी रचना है। तो देखिएगा मधुशाला जो ना हरिवंश राय बच्चन की रचना है, यहाँ से आपको ये लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन भारत भारती किसकी रचना है। तो देखो भारत भारती जो ना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो। टोटली जो पेपर होगा ना आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको भारत भारती किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त की। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आधुनिक काल कब से कब तक है। तो देखो आधुनिक काल जो ना 1843 से अब तक है। यहाँ से आपको ये लिख देना, ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा है मोतीराम किस युग के कवि है। तो देखो प्रश्न नंबर 10 जो लिखा ना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रीतिकाल के। मोतीराम जो है ना रीतिकाल के कवि है, यहाँ से आपको रीतिकाल लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो देखो हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा ना वो आपका हास होगा, यहाँ से आपको हास लिख देना है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 12 जो होगा ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सोयत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मानो लीन मणि सेल पर आतप पड़ियो प्रकाश, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, यहाँ से आपको उत्प्रेक्ष अलंकार लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो देखो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखो इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। देखो रचना के आधार पर जो होते हैं ना वाक्य के 3 भेद होते हैं, यहाँ से 3 लिख देना आपको। और उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं प्रश्न। देखो आगे क्वेश्चन दिया गया है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो देखो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, आंसू का तत्सम रूप है। तो देखो अगर आंसू का तत्सम रूप देखें ना अपन, तो आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ से आपको अश्रु लिख देना है, ये इसका तत्सम रूप होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो देखो कर्ता की प्रधानता होती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ताव्या शब्द में वचन और विभक्ति है। तो देखो ताव्या शब्द में वचन और विभक्ति क्या होगी। तो देखो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा इसमें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देखो सर्वनाम क्या इसमें वह है, यहाँ से आपको वह लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको इस प्रकार का एक गद्यांश दिया जाएगा और इस गद्यांश को आपको इसी में से पढ़कर हल करना है। जैसे कि मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए ना, ये कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर एक लोग दूसरे से प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको इसका संदर्भ लिखना होगा और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखो यहीं पर अगर पढ़ोगे ना तो यहाँ पर आप लोग देख सकती हो कि एक स्वभाव रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में चाहे तो आप इसका अत वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हो आप। चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा इसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे, आप सब लोग उनको देख लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग उनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। अब देखो इसके बाद में आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ प्रसंग सहित आपको अनुवाद करना है, ठीक है ना। तो इसको आपको चाहे तो इस वाले का अनुवाद कर देना या फिर इस वाले का कर देना, इन दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 जो आएगा ना, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से किसी भी एक को पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यह चाहे आप इसको देख लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप चाहे तो इनको देख लीजिएगा, आपकी जैसी मर्जी हो। जिन क्वेश्चन को आप लोग हल करना चाहो ना, इनको इस प्रकार से आपको हल करके आना होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6, 7, 8 ये यहाँ पर आपको दिए थे, इनको भी आप लोग देख लेना। इसी प्रकार का पेपर लगभग आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ में मैं आप सभी को आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।